नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली में इंडिया न्यूज का मेगा कार्यक्रम वीरों को जय हिंद चल रहा है। जवानों की शौर्य दास्तां को लेकर इंडिया न्यूज देश को वीरों को सलाम करता है। आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। सोल्जर हमें बहुत बुरा लगता है और मन करता है कि बस अभी कोई हमारे को आदेश दे और हम अभी तुरंत जाके वहां पर उनको नस्ते नाबूद कर दें। थैंक यू। आपने कहा आप सोल्जर हैं और बड़ा मन खराब होता है जब राजनीति होती है, खासतौर पे जब मन खराब नहीं होता, जब सबूत मांगे जाते हो या फिर ऐसी चीजें कही जाती हो, जब आपके ऑपरेशंस को लेकर सबूत मांगे जाते हैं या फिर आप पर सवाल खड़े किए जाते हैं ऑपरेशंस को लेकर, तब उस समय क्या मन करता है? मैं कह रहा हूं जब आप ऑपरेशन चलाते हैं, जब आप ऑपरेशन करते हैं, तब सबूत मांगे जाते हैं कि ऑपरेशन करने के, तब कैसा मन करता है? देखो, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। वो अभी जो वायुसेना ने जो के चीफ ने जो जवाब दिया था, मैं उससे पूरा एग्री करता हूं कि हमें आदेश दिया गया था कि उस स्थल को नस्ते नाबूद कर देना। वहां पे हम बॉडी गिनने नहीं जाते। हमको जो टास्क दिया हमने उसको पूरा किया। अब बाकी आप इंफॉर्मेशन कहीं से भी लेना चाहते हो आप ले लो। एज अ सोल्जर हम अपना काम कर देते। मैं आपको शायद 2 साल पहले लेके चलूं, अगर जब मैं 2017 की बात कर रहा था, उस समय जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि मुझे याद है कि आपने लीड करने का सोचा, क्योंकि आपने बोला कि लगातार जो फायर हो रही थी आपने लीड करने का सोचा। उस समय क्या दिमाग में आया था, क्योंकि उस तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी और आप लीड कर रहे थे, उस समय दिमाग में आया कि मेरा घर परिवार मेरे पीछे है, मुझे कुछ हो जाएगा तो उनका क्या होगा? ऐसे ऑपरेशन हमने कई किए हैं और जब ऐसी सिचुएशंस होती है, जब बहुत कठिन परिस्थितियां होती है, तो उस टाइम पे मैं इतना ही बोल सकता हूं कि फौजी जो होता है आधा पागल होता है। उस टाइम पे आपके पास में कोई इफ एंड बट्स नहीं होते। उसके अंदर बस एक ही मकसद होता है कि सामने वाला साला भग के भागना नहीं चाहिए। उस टाइम पे जब भी आप इन आतंकवादियों को घेरते हो तो उनकी पहली कोशिश ये होती है कि इस घेरे से मैं कैसे निकल के भागूं। वो थोड़ी देर लड़ता है, फिर रास्ते ढूंढता है कि कहाँ पे जो घेरा लगाया हुआ है उन्होंने, जो कॉर्डन लगा हुआ है, वो वहां से कोई राह निकल सकती है, तो वहां से वो बम्बार्डमेंट करता हुआ निकलता है। मैं जब उस सिचुएशन के अंदर जब वहां जा रहा था तो मेरे पास 2 मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि जो हमारे साथी वहां पे घायल हुए हैं, 3 आदमी के वहां पे बंदे मर चुके थे और उनके अफसर को गोली लग चुकी थी, उनको इवैक्यूएट करना वहां से मुश्किल हो रहा था क्योंकि बम्बार्डमेंट इतना ज्यादा था। जब वहां गए तो जब उन्होंने हमारे पे फायर किया तो ये पक्का था कि जब मैं वहां पर जा रहा था कि ये सिचुएशन आसान नहीं है। इसके अंदर मैं जा रहा हूं एंड दिस इज माय लास्ट ऑपरेशन। लेकिन जब वो सामने बंदे फायर कर रहे थे आप पे और आपको लग रहा था आपके ऊपर गोली लग रही है, तो उस टाइम पे भी हौसला यही था कि साला भागना नहीं चाहिए, इसको तो मैं यहीं मार के गिराऊंगा। थैंक यू। अपनी जान से ज्यादा अपने ऑपरेशन को पूरा करने का जुनून, शायद हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर हमारे को डर को मिटा दिया जाता है। थैंक यू। कश्मीर में आप काफी लंबा वक्त रहे, क्योंकि मैं भी आपसे वहां मिला कई बार, तो मैं एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब आप लोग ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स होते हैं, स्टोन पेल्टिंग्स, और कई बार ऐसा होता है कि आप चाहकर भी आपको एक्शन लेना पड़ता है। वहां के युवाओं को जो पत्थरबाजी करते हैं, जो सेना के ऊपर ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से? मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां की जो प्रेजेंट सिचुएशन है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वहां का जो अभी युवा है, ये 1990 से ये प्रॉब्लम चालू हुई थी। नाउ दिस इज 2019, ऑलमोस्ट 30 इयर्स। और आज का जो वहां पे युवा है वो इन परिस्थितियों को देखते हुए, इन हार्श कंडीशंस को देखते हुए बड़ा हुआ है। उसने हमेशा देखा, मेरे नीचे, घर के नीचे एक फौजी खड़ा रहता है, वहां पे मैं इस रोड के कोने पे एक बंकर है, वहां जाऊंगा तो गाड़ी मेरे को रोकेंगे, मेरे को चेक करेंगे, मेरे से आई कार्ड पूछेंगे। तो वो इन चीजों से डील करते करते उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये जो फौजी हैं ये ठीक नहीं है, ये जो माहौल है ये ठीक नहीं है और हमें को इस माहौल से निकलना है। और ये जो फौजी आए ये किसी और देश से आए, ये मेरा देश नहीं है। वो जो बंदा ऐसे माहौल के अंदर बड़ा हुआ है, ग्रोन अप हुआ है, तो उसके एक साइकोलॉजी को डील करने के लिए भी एक काफी लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा।
एंड दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे रोजगार नहीं है। आप एक एक घर के अंदर देख लीजिए, 8-8, 10-10 बच्चे हैं और रोज घर के अंदर केवल एक आदमी कमाता है, बाकी सबको पेट पालता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब 2010 एजुकेशन हुआ था और ये 2015-16 के अंदर जो एजुकेशन हुआ था, वहां के लोगों को कोई इस चीज का एहसास ही नहीं है कि आप अपने स्कूलों को चला रहे हो। स्कूल एक एक साल तक बंद हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। सो उनकी प्रायोरिटीज टोटली डिफरेंट है। नाउ द फैक्ट इज दैट ये प्रायोरिटी चेंज करने के लिए आपको एक वहां पे माहौल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले शांति का माहौल बनाना पड़ेगा, जिससे वहां पे हर चीज सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज और मैं जानना चाह रहा था आपसे, वो ये कि उसके बाद जब भी आपने कश्मीर के बारे में कोई खबर सुनी, क्योंकि आप 1 से 1.5 महीना कोमा में भी रहे, ट्रीटमेंट लगातार चलता रहा, और इनकेस मुझे बताया कि आप लगातार कई चीजों को मॉनिटर, क्योंकि मेरी आपकी वाइफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लगातार कई चीजों को देखते रहते थे टीवी में। उस समय क्या दिमाग में आता था कि हम अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन उस पर जो राजनीति, बयानबाजी या फिर जो हालत बना देते हैं, उसको लेकर आपको मन में कभी कोई कड़वाहट या फिर कोई खटास आई हो? सही बात बोलूं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता था। मेरे मन में, जहन में केवल एक ही ख्याल आता था, कब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं और मैं वापस, मेरे को वहां भेजो और मैं वापस लड़ूंगा वहां पे जाके। या जब आप ठीक हो गए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑपरेशन एरिया से अब फैमिली एरिया में चला जाता हूं, तो जब आप ठीक हो गए तब वाइफ का और खासतौर पर मैं आपके 2 बच्चे हैं, उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली कई बार अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूं इस इंसिडेंट के बाद में, तो कई बार मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जो चीजों को उन्होंने फेस किया उस सिचुएशन के अंदर। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था और मेरी सिचुएशन वाकई बहुत क्रिटिकल थी, डॉक्टर यूं बोलता था कि सब सुबह बोलता था कि शायद शाम निकल जाए, शाम तक मरना नहीं चाहिए आदमी, और शाम को जब वो शाम निकल जाती थी बोलते कि 12 घंटे और वेट करो। फिर बाद में 12 घंटे, 36 घंटे हुए, 36 के 48 घंटे हुए। ये 2 महीने तक लगभग ऐसा ही चलता गया। जब मुझे डिस्चार्ज किया गया था तब भी डॉक्टरों के मन में ये शंका थी कि साहब ये घर में चला जाएगा, और जब यदि वहां के माहौल के साथ में ये इंटरेक्ट करेगा तो ऐसा नहीं हो कि ये कोई इन्फेक्शन कैच कर ले और इसका सिस्टम, इसका ऑर्गन फेलियर होना चालू हो जाए। हालातों के अंदर मेरे बच्चे, जो माय डॉटर इज 8 year old, माय सन इज 14 years old, दे ऑल लॉस्ट वेट। मतलब 5-5, 6-6 kg सबका वजन कम हो गया था। ये सोचते थे कि शायद पापा घर पे नहीं आएंगे। सो यू नो, I felt bad also, very bad because of that situation, because मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से चोट लगेगी। दिस मे बी ए ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, क्योंकि जिस टाइप का जॉब मैं करता हूं उस टाइप की जॉब के अंदर ऐसी चोटें लगना वाजिब है, हो सकती है आपके साथ में। लेकिन यस, दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर माय फैमिली। उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ या फिर सबसे ज्यादा मोटिवेशनल चीज आपके लिए क्या थी? मोटिवेशनल यही था कि you know, my family was intact. They are with me with 100%, and they were very loving and they were supporting me in every possible sense. Because you know, मैं हाथ से अपना खाना भी नहीं खा सकता था, अभी भी मेरे को खाना खाने में दिक्कत है। तो उस टाइम पे वो जिस तरीके से मेरी केयर करते थे, मेरे पेट में गोली लगी थी, पेट के अंदर मेरा जो यहाँ पे मेरे पाउच लगा था, जितना वेस्ट निकलता मेरा यहाँ निकलता था, वो सारी चीजें बंद हो गई थी, उसको खाली करते थे। लेकिन उनको किसी चीज की शर्म नहीं थी उसके अंदर। यू नो, दैट वाज अ डेली मैटर, रूटीन मैटर। दे जस्ट वांटेड देयर फादर टू बी एट होम एंड टेक, और दे वांटेड देयर फादर टू टेक चार्ज ऑफ एवरी सिचुएशन, विच आई ट्राइड एंड फेल्ट वेरी सॉरी ऑल्सो समटाइम्स। मेरे को खुद को देख के अपने आप पे मेरे को बुरा लगता था कि शायद मैं कब वापस उसी सिचुएशन के अंदर आऊं। बट एज अ फैमिली वी वर वन। आपके बड़ा बेटा है, 14 साल का है, कभी उसने इच्छा जाहिर की कि मैं भी
पैरामिलिट्री में, आर्मी में कभी जाना चाहूँ? My son is very, he is a very emotional boy and he is a very, very good son. So, you know, मैं भी उसको एडमिशन कराने के लिए सागर स्कूल में लेके गया था उसको. So what he said to the principal there, तो उसके फादर ने वहाँ पे प्रिंसिपल ने मेरे सन को पूछा कि बेटा who is your role model in life? So बोले my father is my role model. I want to become like my father. So that when he told me all the things, so मेरे खुद का you know मेरा गला भर आया और you know I felt so proud of my son that he is feeling good about his father. Yeah, thank you. आपकी वाइफ का उस समय मैं देख रहा था कि आपसे ज्यादा तो वो ज्यादा उनका जो मोराल था या फिर जो उनकी जो करेज था वो मैं उसकी दाद देता हूं, क्योंकि जब भी उनसे बात कीजिए आप तो वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ही विल बी बैक, वो बहुत जल्दी अपना ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और ही इज फाइन. तो वो आपको ज्यादा मजबूती देता था लाइफ में, या फिर एक जवान होना ज्यादा मजबूती देता है? एक वाइफ का आपके साथ खड़े रहना, आपको मोटिवेट करते रहना, आपको हमेशा बताते रहना कि आपको जल्द से जल्द ठीक होना है, ना सिर्फ परिवार के लिए बल्कि देश के लिए. तो ये सब चीजें एक सोल्जर के लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा. जहां से उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, उसको ये विश्वास होता है कि यदि कल जाके मैं मर जाऊंगा फील्ड के अंदर यदि कोई काम करते हुए, शायद माय वाइफ, मेरी बीवी इतनी मजबूत होगी कि मेरे बच्चों का इन सबका ख्याल अच्छे से रख सके. सो दैट शी वॉज ऑलवेज माई स्ट्रेंथ. जब मेरे को चोट लगी थी, मेरी फैमिली उस टाइम पे दिल्ली में थी और मैं कश्मीर में था. और नॉर्मली एवरीडे सुबह 7-7:30 बजे के आसपास में घर पे फोन करता था. तो ये ऑपरेशन तो 5 बजे हो गया था, मेरे को गोलियां लग गई थी, लेकिन घर में किसी को मालूम नहीं था कि मेरे को चोट लगी हुई है. सुबह 8 बजे तक उनको कुछ नहीं मालूम था कि कुछ क्या हुआ है. तो मैंने सुबह जब फोन नहीं किया था तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा. वैलेंटाइंस डे था उस दिन. तो ऑल ऑफ अस देन हमारे कैंप की जो डीआईजी थे उनकी वाइफ कुछ लेडीज के साथ में घर पे आए. उन्होंने मेरी वाइफ को इन्फॉर्म किया कि उमा, चेतन इज इंजर्ड इन द ऑपरेशन एंड हिज कंडीशन इज नॉट गुड. लेकिन मेरे को कितनी चोट लगी उसकी एक्सटेंट उनको मालूम नहीं थी, क्योंकि वो ऑपरेशन एरिया से मेरे को डायरेक्टली चॉपर से एयर लिफ्ट करके मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे, बदामी बाग बेस हॉस्पिटल के अंदर. मेरी वाइफ को शुरू में ऐसा लगा, पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ ऐसा कुछ हुआ है. बाद में उसको लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरा हस्बैंड मर गया है और ये लोग पहले थोड़ी चीजें बताएंगे, उसके बाद में फिर एकदम से बोलेंगे ही इज नो मोर. तो उसने एक जिद बना ली कि मेरे को अभी तुरंत कश्मीर में जाना है, मेरे को अपने हस्बैंड को देखना है. और उस दिन जो फ्लाइट जा रही थी, जितनी फ्लाइट्स थी उनके में टिकट नहीं था, सारी फुल थी. लेकिन स्टेज सेट की कुछ भी हो जाए, मेरे को सीआरपीएफ ने कोशिश करी कि किसी तरह रिजर्वेशन मिल जाए, सीट मिल जाए. बट शी कि मेरे को ना एयरपोर्ट लेके जाओ. शी वेंट टू द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पे जाके रास्ते में उन्होंने 2-3 अपने दोस्तों को फोन किया जो एयरलाइंस बिजनेस के अंदर थे, सीनियर पोजीशंस पे. ऑल ऑफ अ सडन जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उनके पास में एक फोन आया किसी बंदे का कि आप उमा सिंह बोल रही हैं कि यस. बोले आप कश्मीर क्यों जाना चाहते? तो शी told him everything. My husband is in the CRPF and he had an encounter in the morning. His condition is very bad. I want to go and see him. तो उसने बोला कि मैम, और मैं को जाना है कश्मीर में, लेकिन ये गो एयर की एक लास्ट फ्लाइट है 1.5 बजे की और उसके अंदर सीट नहीं है. तो उसने बोला कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, कश्मीर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है आपको, और वो फ्लाइट में आपको हम सीट दिलाएंगे. तो मेरी वाइफ ने बोला, मैं सर वो तो टैक्सी होके ऑलरेडी टेक ऑफ होने के लिए वहां पे खड़ी है. तो बोले कि वो यदि वो उड़ भी जाती ना तो मैं उसको वापस बुला लेता और आपको बिठा के फिर भेजता. That was the kind of gesture he was giving, and that was we are very thankful to many of the people
who has supported us. And finally टिकट, उनका बोर्डिंग कार्ड आया और उस टिकट का पैसा किसने दिया आज तक हमें नहीं मालूम है उसका. एंड फाइनली वहीं फ्लाइट खड़ी रही, उन्होंने इमरजेंसी लैडर लगाया वहां पे और मेरी वाइफ को प्लेन में बिठाया एंड शी केम डाउन टू श्रीनगर. एंड व्हेन शी मेट मी देयर, आई वाज इन द चॉपर, आई वाज ऑन द स्ट्रेचर इन द चॉपर. और उसने जब वहां आके मेरे हाथ पे हाथ लगा के जब देखा कि मेरी हार्ट बीट चल रही है, देन ओनली शी रियलाइज कि नहीं अब मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा. आपको 9 लोग गोली लगी थी, आपको तब भी इतना होश था कि आपकी वाइफ आपके साथ ना दे रखी थी कि मेरे को तो मेरी तो आंख भी 40 दिनों के बाद में खुली है और खुली थी तो मेरे को यहाँ सर में भी गोली लगी है. तो मेरे को काफी सारी चीजें तो मैं भूल भी चुका हूं उस टाइम की. तो मैं जब मेरी आंखें खुली और मैंने अपने आप को देखा कि मैं बंधा हुआ हूं, मेरे पूरे शरीर के अंदर पट्टियां बंधी हुई है, तो मेरा फर्स्ट मेरी वाइफ के साथ क्वेश्चन मेरी वाइफ के लिए यही था कि मैं यहाँ पे क्यों हूं, मेरे साथ क्या हुआ है. देन शी टोल्ड मी, शी वाज सरप्राइज कि चीजें तुम्हें नहीं मालूम. तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम. बोलते कि तुम्हारा ऑपरेशन हो, तुमने वहां पे एक इनकाउंटर के तुम्हारे को गोलियां लगी थी. देन स्लोली आई केम टू नो अबाउट मेनी थिंग्स, बट दैट वाज माई स्टेट ऑफ माइंड. चीतन चीता, जब ये नाम सामने आया उस इनकाउंटर के बाद तो देश में कई लोगों ने, कई खासतौर पर युवाओं ने या फिर चीता नाम रखना शुरू किया. ये मेरा गोत्र है. इसके पीछे का क्या राज है? क्योंकि ये सिंपल गोत्र है. मेरे फादर का नाम भी रामगोपाल चीता है, मैं भी चीता हूँ. वो बड़े चीता है, मैं छोटा चीता हूँ. लेकिन ये चीता से बहुत लोग डर गए श्रीनगर में. मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि जब भी मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि पुलवामा अटैक की बात हम जब बात करते हैं कि 14, क्योंकि वो सेम डे पे हुआ 14 फरवरी को जब वो अटैक हुआ और जब आपने देखा कि आपके साथी सीआरपीएफ के जवानों को जिस तरीके से शहादत हुई उस पूरे अटैक में, जिस तरीके से उस समय आपके जो कलीग्स थे या फिर जो उनसे बात हो रही थी, उस समय क्या कुछ दिमाग में आता है? क्योंकि जब मैंने देखा कि जब भी सही बात बोलो, जब ये अटैक हुआ था मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी तो उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन ये थी कि वहां पे एक सीआरपीएफ बस पे अटैक हुआ है और कोई गाड़ी ने आके उसको टक्कर मारी है बस को और उसके अंदर ब्लास्ट किया है. सो एक्सटेंट ऑफ इंजरी मेरे को नहीं मालूम था उस टाइम पे कि 40 आदमी मर गए हैं. लेकिन स्लोली शाम होते होते जब ये इंसिडेंट करीब 3 बजे के आसपास का है, जब रात होते होते जब वो बॉडीज काउंट होने, जब डेथ बॉडीज जब काउंट होने चालू हुई और जब वैन दी कैजुअलिटी स्टेटस वाज क्रॉस 40, तो वी फेल्ट वेरी बैड. दैट वाज समथिंग विच यू नो, that is not a common thing which happens with the forces. That was very unique incident and I felt very angered. I was angered. मेरे को बहुत गुस्सा था उस चीज के अंदर कि यार ये कब तक चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब 2 चीजें होती है, एक फौजी जान देता है लड़ते हुए, आमने सामने गोलियां चल रही है और उसने फाइट किया, उसको गोली लगी, मर गया. एटलीस्ट उसके अंदर ये सुकून तो है मैं लड़ते लड़ते मरा. और एक आदमी केवल छुट्टी काट के घर से आ रहा है और बस में बैठा और बस ब्लास्ट कर गई और मर गया. दैट व्हाट ही हैज डन, ही हैज गिवन हिज लाइफ फॉर नथिंग. सो दोनों में एक डेथ के अंदर भी फर्क होता है. आई वॉज वेरी एंगर्ड, मेरे को बहुत गुस्सा था उस दिन. तो कश्मीर के ऐसे युवाओं को जो खासतौर पर अपना रास्ता भटक जाते हैं या फिर इस्तेमाल हो जाते हैं आतंकियों के द्वारा, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहता हूं उनको कि भारत को आजादी 1957 के अंदर मिली थी. अब कोई आजादी का मतलब नहीं है. ये केवल एक फास्ट प्रोपोगेंडा है जो लोग वहां की यूथ, वहां के जो पॉलिटिशियंस है, वहां की जो लीडरशिप है, जो यूथ के साथ चल रही है, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है. एंड दे शुड नॉट फॉल इनटू इट. उनको उस चीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए. उनके अंदर यू नो एक एडल्ट माइंड के अंदर ये इतनी ज्यादा ऐसी वो होनी चाहिए कि वो समझ सके क्या गलत है क्या सही है. उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है, एजुकेशन लेनी है. अपने जिस प्रदेश से यदि आप जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं तो उसका नाम रोशन करना चाहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए. इन चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए. वही मैंने एक बार मेरे को इंटरव्यू में पूछा था कि साहब आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा कश्मीर का? तो मैंने कहा ये तो जंग लड़ रही है, एक तो लोग वहां की आवाम लड़ रही है
और एक फौजों से लड़ रही है, या तो हम थकेंगे या वो थकेंगे, लेकिन एक गारंटी मैं ये देता हूं कि फौज कभी नहीं थकेगी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हम जब आम लोगों से मिलते हैं तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि 9 गोली लग गई इनको, फिर भी एक चमत्कार था, इनकी बहादुरी थी, ये बाहर आ गए। तो लोग ये पूछते हैं अक्सर कि ये लोग खाते क्या है, कैसे रहते हैं लोग, कैसे इतना इनको जज्बा होता है, कैसे इन लोगों में इतना दृढ़ संकल्प होता है कि कुछ भी करने के लिए उतर जाते हैं। एक एंटर लेवल से सवाल पूछा था, एंड दैट वाज, एक लेडी आई थी, उसने शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन व्हेन आई वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, एंड यू नो शी वाज काइंड ऑफ इल प्रिपेयर्ड। उसको ये नहीं मालूम था मेरे से क्वेश्चन क्या पूछने हैं, एंड शी केम टू मी एंड वी वर सिटिंग एंड शी आस्क्ड इमीडिएटली, शी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि चिरा साहब आपको 9 गोलियां लगी यार, आप मरे क्यों नहीं? अब मैं इसका क्या जवाब दूं यार, थोड़ी देर से उसकी शक्ल देखता रहा, फिर मैंने केवल इतना बोला कि उसका निशाना ठीक नहीं था। सो यू नो, खाने का नहीं, बस जज्बा होता है जीने का, मोहब्बत होती है अपने आप से, अपने देश के साथ में। यदि आपको गोली लगती है तो आप उसको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, आई एम अ सोल्जर एंड आई एम डूइंग दिस जॉब, मेरे को गोली लग सकती है,